हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो है यूपी पीएससी और आरओ का जो है स्मार्ट नोट्स देख रहे हैं। ठीक है। जो भी 5 महत्वपूर्ण बुक्स हैं मार्केट में उनका एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी आए हुए प्रश्न हैं उनका एनालिसिस कर रहे हैं स्मार्ट तरीके से, क्योंकि बहुत समय कम रह गया है, खासतौर से आरओ के पेपर में। तो हमारी कोशिश यही है कि बेहतरीन तरीके से जो है इस क्लास को आगे बढ़ाया जाए और जितने भी आए हुए प्रश्न हैं उनका एनालिसिस थोड़ा सा अंदर जाके किया जाए, डीप में जाके किया जाए, इसलिए क्योंकि उससे ही रिलेटेड प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घुमा के आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लोग देखिए। शुरू करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न क्या है कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो वह हुई थी पांडिचेरी में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी, वह हुई थी पांडिचेरी में। यह केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं। जो भी वहाँ का कृषि विश्वविद्यालय होता है उससे जुड़े होते हैं। ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच एक संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। और वर्तमान में कुल जो है 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। 1974 में शुरुआत हुई थी, पांडिचेरी में इसको खोला गया था, लेकिन अब जो है खुलते खुलते 725 हो गए हैं। और जो भी वहाँ का स्थानीय विश्वविद्यालय होता है उससे लोग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये मुख्य पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है, उनका कार्यक्षेत्र दिया हुआ है। जो बीरबल साहनी जी हैं वो जुड़े हुए हैं जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। बीरबल साहनी किससे जुड़े हुए हैं? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से, यानी कि ये इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, कर चुके हैं। केसी मेहता साहब पादप रोग विज्ञान से जुड़े हुए हैं। केसी मेहता साहब ने जो भी पौधों से संबंधित रोग हैं उस पर काम किए हैं। पी माहेश्वरी जी भ्रूण विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भ्रूण विज्ञान से जुड़े हुए हैं। एम एस स्वामीनाथन, इनको तो सब जानते हैं, हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो एम एस स्वामीनाथन किससे जुड़े हुए हैं? हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो ये है वैज्ञानिक, उनके कार्यक्षेत्र। चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से आपको जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। देखिए ये शेरशाह सूरी पर एक प्रश्न था। तो शेरशाह सूरी देखिए अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए बहुत जाने जाते हैं। आर्थिक और सैन्य व्यवस्थापक के रूप में बहुत ज्यादा इनका नाम आता है इतिहास के पन्नों पे। ठीक है। ये जो है युद्ध के मैदान में उतने सुदृढ़ कम दिखे हैं, हालांकि जो प्रशासनिक कार्य है और जो सैन्य की व्यवस्था है उसके रूप में इनको जाना जाता है। अकबर ने जो भूमि का मापन था, भूमि की व्यवस्था थी, इनके ही व्यवस्था को अपने प्रशासन में उतारा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर, दिल्ली के पुराने किले के भीतर जो मस्जिद बनी है, नाम क्या है? किला ए कोहना। किला ए कोहना का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाए थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है दिल्ली के पुराने किले के बीच मस्जिद जिसका नाम है किला ए कोहना, उसका निर्माण करवाए थे। हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को पराजित किया तो अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका नाम क्या है? किला ए कोहना। इस मस्जिद का निर्माण करवाया था अपने निजी, किस लिए? पर्सनल यूज के लिए करवाया था, हुमायूं को पराजित करने के बाद। ये इनके शाही आकांक्षा का प्रतीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। यहाँ पे कुछ संस्थाएं दी गई हैं और उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। चूंकि देखिए जितने भी संस्थाएं हैं खासतौर से किसानों से जुड़े होते हैं, ग्रामीणों से जुड़े होते हैं, ये संस्थाएं इसलिए पूछी जाती हैं क्योंकि किसी भी अधिकारी को इसी स्तर पे काम करना होता है, निचले स्तर पे ही काम करना होता है और इनके ही स्थिति को सुधारना होता है। तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम हो। ये देखिए नाबार्ड बहुत बार पूछा गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कई बार पूछा गया है। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1975 में, याद रखना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई है 1982 में। लाइन से याद कर लिया हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम है 1992 से 93 बीच में शुरू हुआ है। जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम है। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998 में शुरू किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 1952 में इसकी स्थापना हुआ था, यानी कि इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है। इसका गठन जो किया गया था 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ये संविधानेतर इकाई है, मतलब कि संविधान से अलग एक इकाई है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री जी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। सिडबी का मुख्यालय यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक का जो है मुख्यालय है वो है लखनऊ में। 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत इसका क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। तो यही याद रखना कि स्थापना कब की गई थी, मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय लखनऊ में है। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। देखिए अब इसके थोड़ा सा काम को जानिए। यह संस्था एमएसएमई के क्षेत्र के वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में प्रतिस्पर्धा ग्राहक अनुकूल संस्थान है। यानी कि देखिए जितने भी छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको चलाने का काम करती है। यहाँ से लोन उनका काम होता है उस सिडबी से होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। रिंगलमैन स्केल, ठीक है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन के लिए होता है, तो धुआं के घनत्व के मापन के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग होता है, ठीक है। जो धुआं होता है घरों से निकलता है, चिमनियों से निकलता है, इसके घनत्व को मापने के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। यह धुएं के आभासी घनत्व के मापने का एक पैमाना है। क्या है, आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्समिलियन रिंगलमैन, कौन, कहाँ के थे ये, पेरिस यानी कि फ्रांस के थे, इंजीनियर प्रोफेसर मैक्समिलियन रिंगलमैन 1888 ईस्वी में किया था। इसका खोज जो है कैसे करना है इसका मापन 1888 ईस्वी में इसका खोज किए थे प्रोफेसर मैक्समिलियन रिंगलमैन। अब देखिए वाराणसी में जो पाई जाने वाली जनजातियां हैं उस पर भी प्रश्न बन के आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चेर है, गुण है, खरवार है, धूरी है, ओझा है और नायक है। ये जो है क्या है, ये जनजातियां हैं वाराणसी में पाई जाने वाली। चेर, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक। सहरिया जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ललितपुर में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। ललितपुर में जो है सहरिया जनजाति पाई जाती है। बाकी चेर, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक ये सब जो है इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं वाराणसी की। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है आपके सामने कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है, यानी कि जब सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एंट्री मारती है तो किस जनपद से एंट्री मारती है गंगा नदी, तो वो मारती है बिजनौर से। कहां से, बिजनौर से। अच्छा, उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर गंगा नदी बहती भी है, ठीक है। गंगा नदी 27 जिलों से होकर बहती है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में, कब, नवंबर 2008 में गंगा नदी को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय नदी जो है नवंबर 2008 में गंगा नदी को घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, वो है डॉल्फिन, वो भी जो है गंगा नदी में ही पाई जाती है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का यानी कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के जो भी लोकसभा है और राज्यसभा, दो सदन होते हैं, इनके संयुक्त बैठक का प्रावधान है। पहला पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। गतिरोध यानी कि दोनों सदनों के बीच जो है अगर कोई आपसी मतभेद है तो बैठ क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। इसका उपबंध, इसका जो है प्रावधान किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 108 में दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो संयुक्त
अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। यह अनुच्छेद 118 के अधीन इसका प्रावधान है कि जो है जो भी संयुक्त बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे अनुच्छेद 118 के तहत। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित और जाता है, संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जाने का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि जो संविधान संशोधन है उसमें और धन विधेयक में कोई दबाव नहीं दे सकता कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन अन्य में जो है संयुक्त बैठक करके आपसी समझौता किया जा सकता है। और संविधान संशोधन में और धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को स्वच्छंद रखा गया है कि आप अपना अपना निर्णय खुद ले सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन धन विधेयक तो हालांकि लोकसभा का मैटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माल गुलजरी जो है ये एक गायन राग है, कोई गायक नहीं है। ठीक है, ये कोई क्या है, गायन राग है जिसका निर्माण किसने किया था, तो राजा मान सिंह तोमर ने किया था। राजा मान सिंह तोमर ने इसका निर्माण किया था। माल गुलजरी एक गायन राग है, क्या है, गायन राग है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका निर्माण किसने किया था, मान सिंह तोमर जी ने किया था, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में भी प्रश्न कई बार आपको सामने देखने को मिला होगा, अगर तैयारी थोड़ा सा कई सालों से कर रहे हैं तो। नौजवान भारत सभा जो है 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और भगत सिंह, छाबिलदास, यशपाल और जयपाल और राजगुरु जो है इसके प्रसिद्ध और इम्पॉर्टेंट क्या थे, सदस्य थे, इंपॉर्टेंट सदस्य थे। ये लिखने का मेरा मकसद ये है कि यह भी प्रश्न में आता है कि कौन सदस्य नहीं थे, कौन सदस्य थे, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, उसी का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो भगत सिंह, छबिलदास, यशपाल, जयपाल और राजगुरु जो है क्या है, प्रसिद्ध सदस्य हैं। किसके, नौजवान भारत सभा के, जिसकी स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया था। सुगमता सूचकांक की सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की प्रदर्शन को आकलित करने की तरीका है। ठीक है, जो सुगमता सूचकांक है वह जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, यानी कि गवर्नमेंट बैंक है, उनके प्रदर्शन को क्या करता है, ये आकलित करता है, यानी कि आकलन करता है कि इनका जो है परफॉर्मेंस इस साल कैसा रहा है। सुगमता सूचकांक ये चीज को बताता है। ठीक है, अच्छा, इस सूचकांक को जारी कौन करता है, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री जी जो है इसको जारी करते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री इसको जारी करते हैं, किसको, सुगमता सूचकांक को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में क्या है, घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो जमा नहीं होते हैं, शरीर में जमा नहीं होते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक याद करने का है, बर्फ कूल पानी में घुल। ठीक है, अब देखिए बर्फ कूल ही होता है, ठंडा ही होता है, और पानी में डालें तो वो घुल भी आता है। तो बर्फ बी से विटामिन बी और सी से विटामिन सी। ठीक है, तो बर्फ कूल यानी कि बी और सी जो है पानी में घुल जाते हैं। अब बाकी जो बचते हैं ए डी ई के, ये जो है कहाँ घुलते हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह जो है यकृत में, वसा में, वसा उत्तक में और मांसपेशियों में क्या होते हैं, जमा होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सी फंक द्वारा किया गया था। ये देखिए सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ना किसी रूप में आपके एग्जाम में आए हुए हैं। विटामिन क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो है उपाचय की दर को सुचारू रूप से बनाए रखना है। उपाचय यानी कि जो भी मेटाबॉलिज्म है इसके दर को सुचारू रूप से बनाए रखना, चाहे किसका काम है, वह विटामिन का काम है। सर्वप्रथम जो है इसका प्रयोग कौन किया था, सी फंक ने किया था। यह जटिल कार्बनिक यौगिक है, उपाचय की दर को जो है मेंटेन करता है। और विटामिन ए डी ई के जो है कहाँ पे, वसा में घुलनशील है, यकृत, वसा और उत्तक में, मांसपेशियों में जमा हो जाते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी जो है किसमें, जल में घुलनशील है, यह पानी में घुलते हैं और शरीर में विटामिन बी और सी नहीं जमते हैं। आज के अंतिम पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं, डाल्टन इकाई से क्या मापा जाता है। ठीक है, देखिए ओजोन की सांद्रता, ओजोन की जो सांद्रता होती है वह डाल्टन इकाई से मापी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाल्टन यूनिट ओजोन के अणुओं की संख्या
जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और एक वायुमंडलीय दबाव पर 0.01 मिलीमीटर की मोटी शुद्ध ओजोन की परत बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो इस पर बनती है उसके अणुओं को, इनको को मापन होता है किसके द्वारा? डाल्टन इकाई के द्वारा। ठीक है, तो डाल्टन इकाई जो है किससे संबंधित है? ओजोन के मापन से, ओजोन की सांद्रता से संबंधित है। तो देखिए भैया, आज का हमारा सेशन क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। चैनल को जो है क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।